हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में, जिसका आज का टाइटल रहने वाला है कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। हाँ, मैं उसी एग्जाम की बात कर रही हूँ जो आप इस साल एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, ऑल स्टेट आप जो भी बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेने के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ कि कैसे आपका रूटीन रखना चाहिए, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, मैंने क्या फॉलो किया था। लेकिन आप वो वीडियो नहीं देख पाए होगे तो सोचा कि एक न्यू वीडियो और बना लेते हैं और कुछ इसमें ऐसी चीजें ऐड करते हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में किसी भी सिलेबस की बात नहीं करने वाले हैं कि कितना सिलेबस आने वाला है, क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपको वो जो सिलेबस में बता चुकी हूँ उसको कैसे कवर करना है, कैसे आपको पढ़ना है इन 4 महीने में। क्योंकि आपके पास टाइम इतना बिल्कुल भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें और आगे के 2 महीने बाद जाकर आप सोचें या 1 महीने बाद भी जाकर आप सोचें कि चलो ठीक है आज से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे आपको रूटीन बनाना है, कैसे कैसे टाइम टेबल बनाना है, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं भी किया है तो दोबारा कर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो किसी से इंस्पायर होकर देने वाले हैं या फिर किसी ने आपको फोर्स किया है या आपका खुद का ही मन है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है। सबसे पहले आपको ये चीज आपके मन में होनी चाहिए कि आपके पास किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे ये खुद से करना है, हाँ ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये लाइन अच्छी है, मुझे इसमें जाना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना है। आप अपने माइंड में ये सेट करके रहें कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको स्टडी करनी है। अपने टाइम टेबल, आपका जो एग्जाम स्कोर है वो आपको इतना टारगेट बना के रखना है जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली फोर्स कर रही है तो आप अभी से छोड़ दो, आप पढ़ाई मत करो। आपकी अगर फैमिली फोर्स कर रही है तो आप आगे 4 साल बाद भी नहीं पढ़ सकते। आप एडमिशन तो ले लोगे, आप 1 साल की फीस भर दोगे, लेकिन सेकेंड ईयर में जाके आप छोड़ दोगे, आपकी बैक आ जाएगी, आपको फिर बैक के लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप अभी से छोड़ दो, आप अपनी फैमिली की बात बिल्कुल मत मानो। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम में मार्क्स कितने लाने हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको अपना माइंड सेट करना है और अपने एग्जाम स्कोर को टारगेट करना है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तभी आप उसी लेवल से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके माइंड सेट की बात कि आपको कितना, आपको अपना जो माइंड है वो कैसे सेट करना है। ठीक है, अभी से सोच लो, आज से ही सोच लो कि हाँ मुझे ये 4 महीने हैं ये सिर्फ मुझे खुद के लिए है, ये आपके खुद के लिए। मेहनत कुछ भी नहीं लगती है, आपको सिर्फ एक तरफ बैठकर आपको अपनी बुक उठानी है, आपको अपना पढ़ना है। कोई इसमें फार्मिंग नहीं करनी है, कसला नहीं चलाना है, आपको इसमें रोटियां नहीं बनानी है, कोई मेहनत का काम नहीं है। आपको ये सोचो कि अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हो तो आपको आगे आने वाले 2 सालों में, आगे आने वाले 4-5 सालों में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप एजुकेटेड हो जाते हो, अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको इन सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप जो चाहो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको पढ़ना क्यों है। ठीक है, अगर आप अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं और आपको खुद से ही पढ़ना है, बीएससी नर्सिंग करनी है या गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, आपको अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, अपनी लाइफ सेट करने के लिए पढ़ना है, फिर तो आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो और जितने भी टारगेट मैं बताऊंगी, जितने भी टारगेट आपके होंगे वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट थिंग जो कि आपको रिमेम्बर करके आपको पढ़ते रहना है और चलना है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आज से ही अपना स्टार्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस को कवर कैसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। आपका 5 सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो कि मैं यूपी की बात कर रही हूँ, बाकी में भी 3-3 तो आते हैं पीसीबी, या फिर 4। एक आपका जो एम्स है उसमें आपका जनरल साइंस, सॉरी, जनरल नॉलेज आपका इंक्लूड होता है, जिसमें जनरल नॉलेज में आपके बहुत सारे
ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ़ खाली जनरल नॉलेज ही नहीं आती, आपको उसमें रीज़निंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें यूपी की तो इसमें 5-6 सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं। 5 सब्जेक्ट पहले थे लेकिन अब हमने छठा जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड कर दिया है जनरल साइंस का, जो कि हमारा साइंस से ही रिलेटेड रहता है। तो आपको इन सब सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप अभी से सोचो कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठकर आ जाए। इंग्लिश ग्रामर है, इसमें आपको टेंस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिट! तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत है, तो आपको अभी से टाइम निकालना पड़ेगा और अभी से आपको अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो सिलेबस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम एप्रोक्स चाहिए ही चाहिए, कि हाँ, उससे कम में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आप अपने आज से ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा हर सब्जेक्ट को दें। अगर आप 1 घंटा बायो पढ़ते हैं, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 1 घंटा आप अपने इंग्लिश ग्रामर को देते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर भी आपको बेसिक से स्टार्ट करने की नीड होगी, ठीक है? अब तब जाकर आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो आपको 1-1 घंटा अपने हर सब्जेक्ट को देना है, हर सब्जेक्ट का 1-1 यूनिट आपको कंप्लीट करना है, 1 चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही है, चाहे आपका कोई भी काम हो, आपको रात को पढ़ना पड़े, दिन में टाइम ना मिले तो, आपकी तबीयत खराब हो तो भी आपको 1 यूनिट ना पढ़ पाए तो आपको हाफ पढ़नी है, ठीक है? लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। आप अगर गैप ले लेते हैं, तो आपका वो 1 दिन का गैप 3 दिन में भी तब्दील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन का गैप लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड डे भी आपका काम करने का मन पढ़ने का मन कर जाए। आपका मन ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे का पढ़ाई का मन किसी का भी नहीं करता है। तो आपको अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको पढ़ना ही है। आपको आदत डालनी है पढ़ने की, ठीक है? तो उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरिटी जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। आप उसके लिए इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आपको फिर कोई भी कुछ भी बोले आप करोगे। कितना भी काम हो नहीं, आपकी हैबिट बन जाती है कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही था। मैं आज आपको ऐसे लगेगा कि पढ़ोगे नहीं, अरे! आज कुछ मिसिंग है। वैसे तो इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि आप भूल सकते हो कि हाँ, मैंने क्या नहीं किया, लेकिन पढ़ने की आदत ऐसी हो जाएगी कि आपको पढ़े बिना फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? अभी मैं वीडियो के बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हाँ, प्राइवेट कॉलेज से है और हमें सजेस्ट कर रही है। तो मैं अपने आप को फेलियर नहीं समझती, ठीक है? मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ क्योंकि मैं 132 अचीव कर चुकी हूँ। मैं अगर 120 भी अचीव कर रही होती, मैं फिर भी मेरा कॉन्फिडेंट है और मैं स्टेबल हुई इतनी कि मैं आपके सामने आपको फेस कर सकती हूँ। एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी मैं आपको फेस कर रही हूँ, तो ये भी मेरा एक कॉन्फिडेंट है, ठीक है? ऐसा कॉन्फिडेंट आप भी अपने अंदर लाइए, ठीक है? ताकि मैं आप भी दूसरे बच्चों को सजेस्ट कर पाएँ और सजेशन दे पाएँ और उनको मोटिवेट कर पाएँ, ठीक है? मैंने काफ़ी ज़्यादा साल के गैप के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, उसके बाद भी मैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 मैं उन नंबरों पर थी ही नहीं। मैं 130 क्रॉस थी क्योंकि मेरा टारगेट ही 130 था। मैंने ये सोचा था कि हाँ, इतने पर ही मेरिट लगती है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं लगेगी एक गवर्नमेंट कॉलेज की। जो मेरा टारगेट था बस मैं वहीं तक रह गई। इसलिए आपको अपना टारगेट 180 बना के चलना है, ठीक है? सेकंड थिंग आपके सिलेबस, फर्स्ट थिंग आपका एम, उद्देश्य, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो, ठीक है? कि आप अपने माइंड को खुद सेट करें। थर्ड थर्ड थिंग जो आती है वो ये है कि नंबरिंग। आपको अपने मार्क्स, आपको अपना टारगेट 180 बना के चलना है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो। क्योंकि अगर आप 180 बनाकर चलेंगे तो 170 आपके आ जाएंगे। बहुत हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, 20 नंबर सिर्फ गलत, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अब आप मुझे ही देख लो, मैंने 130 अपना टारगेट बना के रखा, 132 मेरे आ गए। इसलिए आपको जो अपना टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा बना के रखना है ताकि उतने मार्क्स तक आप पहुंच जाओ। अगर आप 130 बना के चलेंगे तो आप फिर आपका माइंड वही सेट रहेगा कि हाँ ठीक है, 70 गलत हो गए या फिर 60 गलत हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन नहीं, इस बार नहीं चलने वाला है। मेरिट हाई रहेगी, बहुत ज्यादा हाई रहेगी और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्योंकि हर बार इजी आए ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या चीज आ जाए पता नहीं, कि बच्चे बहुत ज्यादा, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं तो पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट रखते हैं ताकि मेरिट थोड़ा सा लो जाए। इसलिए कुछ कह नहीं सकते, आप अपनी पढ़ाई को उस तरह से करिए ताकि आप पीछे ना रहो, ठीक है? तो ये हो गई हमारी थर्ड थिंग।
सेकंड थिंग, सॉरी, थर्ड थिंग तो कंप्लीट हो गई। आप मैंने आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताई हैं, उसके बाद आप अपना जो रूटीन है वो कैसे सेट करें। अब हम आते हैं चौथी बात पर कि आपका जो रूटीन है वो कैसे सेट हो, कि हम इतने घंटे पढ़ें लेकिन कब पढ़ें? आखिर कब का वक़्त ऐसा होगा जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा? ऐसा कौन-सा वक़्त होगा जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएँगी, सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएँगी हमारे, हम भूलेंगे नहीं। तो रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए, जब आप सुबह बिस्तर से उठो, आप मुंह धोकर सिर्फ पढ़ने बैठो। आप कोई और काम मत करो, क्योंकि सुबह-सुबह जो भी आप काम करते हो, वो इतना अच्छे तरीके से आप कर पाते हो क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स कर चुकी है। आपकी बॉडी अब आराम कर चुकी है। आप किसी भी काम को करने के लिए अब आप तैयार हैं। अगर आप वो काम करने लगे जिनकी ज़रूरत है ही नहीं ज़िंदगी में, जिन्हें करने से कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं आज तक, तो अब क्या हो जाएगा? पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो आपको पढ़ना है, आपको सुबह उठते ही आपको 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो सुबह-सुबह में 1-1 घंटा देकर, तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर 1-2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, आप उसे लेके बैठो और सबसे अलग, सबसे एक तरफ जाकर बैठो, जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है? तो आपको सबसे मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद बाकी काम करने हैं, ठीक है? नहाना-धोना वो सब चीज़ें आप करो। अगर नहा सकते हो सुबह-सुबह तो भी नहा लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मुँह धोकर ही पढ़ने बैठ जाओ और पढ़ो फिर, ठीक है? जितना आप पढ़ सकते हो। जब आप थक जाएँ, ब्रेक लो, चाय पियो, नाश्ता करो, अगर घर में कुछ काम है तो उसे कंप्लीट करो एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क घर के, उन उन कामों को करने के बाद जो आपके छोटे-मोटे घर के काम होते हैं, बेसिकली सबके काम होते हैं, लड़कियों को ज़्यादा काम होते हैं घर के, उनको कंप्लीट करने के बाद आप दोपहर को भी थोड़ा-सा पढ़ो, ठीक है? आपको सिर्फ यहाँ पर हैबिट बनानी है, ठीक है? थोड़ा पढ़ना है, लेकिन हैबिट बनानी है, इसलिए आपको दोपहर में ही पढ़ना है, ठीक है? दोपहर को पढ़ोगे, फिर शाम को अपना घूमना, थोड़ा-सा फैमिली के साथ बैठना, फिर अगर आपको रात को आप हैं स्टेबल इतने कि हाँ, आपको पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, वरना आप पूरी रात आराम से सो सकते हो। अब इसमें ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो दिन में पढ़ने वाले होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो रात को पढ़ता हूँ, अब दीदी ने तो ये बता दिया कि आपको दिन में पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूँगा? तो ज़रूरी नहीं है कि आप रात वाले बच्चे भी ये वाला रूटीन फ़ॉलो करें। आपको जब भी आपको सूट होता हो कि हाँ, मुझे रात को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप रात को पढ़ सकते हैं। ठीक है? आप जब भी सारे मेंबर घर के सो जाएँ या आपका एक अलग कमरा हो जिसमें आप पढ़ सकते हो, तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद भी पढ़ना, लेकिन खाना खाने से पहले आप जितना कवर कर सकते हो, आप उतना कवर करो। खाना खाने से पहले आप 2 घंटे पढ़ लो कम से कम। 2 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद आप खाना खा लो, फिर उसके बाद 1 या 2 घंटे पढ़ लो। आपके लिए ये होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो। ठीक है? तो ये था हमारा रूटीन, जो कि आप फॉलो करें, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। इस बार आपको जो आपकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ानी है, आपको आदत डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और बेहतर पढ़ना है बाकी लोगों से। आपको कॉम्पिटिशन इतना हाई रहना चाहिए ना कि आप उस कॉम्पिटिशन में टॉप 10 लेवल पर हो। ठीक है? आपको ये सोचना है कि हाँ, मुझे टॉप करना है, मुझे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना, मुझे पीछे कोई छोड़ ही नहीं सकता। मैं ये भी पढ़ूँगा, मैं वो भी पढ़ूँगा, मैं ये भी पढ़ूँगा, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। पढ़ना इतनी बड़ी मशक्कत नहीं है, इतनी बड़ी मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ़ बैठकर वो चीज़ें देखनी है, किताबें देखनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ आपके दिमाग को आपको लड़ाना है। ठीक है? इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर हैबिट हो जाती है, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको निपटाने के बाद मैं आपके पास तक ये वीडियो पहुँचाती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आप तक वीडियो पहुँचाने में, क्योंकि वीडियो के एडिटिंग बहुत सारे काम रहते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।